दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे तीसरे मॉडल पेपर की, जो ड्रीम इंस्टीट्यूट के चैनल पे करवाया जा रहा है। तीसरा जो मॉडल पेपर है उसकी क्या उत्तर माने गए थे उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न अपना, राजस्थान के प्रथम पूर्व महाराजा प्रमुख कौन थे? उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह, कोटा के महाराज भीम सिंह, झालावाड़ के रजाज हरिश्चंद्र जी। तो इसके अंदर जो उत्तर माना गया था वो पहला वाला उत्तर माना गया था, उदयपुर के महाराज भूपाल सिंह राजस्थान के प्रथम पूर्व महाराजा प्रमुख थे। तो पहला वाला ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए, अर्ध शुष्क, अगला प्रश्न अपना, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ है, प्रतापगढ़ है, जयपुर है और जोधपुर है। तो इनमें से जो अर्ध शुष्क वाला है तो जो जोधपुर वाला प्रश्न राइट हो जाएगा, जोधपुर आंसर आ जाएगा। अगला, राजस्थान का वो जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, तो राजस्थान के झालावाड़ के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगला देखिए, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष में पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? किसान के पंचायत को मजबूत बनाने के लिए किस वर्ष के अंदर पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? तो ये 1931 इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा, 1931 में की गई थी। अगला देखिए, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? अंजुमन खादिम उप इस्लाम की स्थापना अलवर रियासत में हुई थी, यानी 5वें में डी आ जाएगा। मिट्टी के आवश्यक तत्व माने जाते हैं बालू, रेत व चीका। अगला देखिए, बालू, रेत, चीका के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है अपने सामने खनिज, जीवाश्म व खनिज। तीसरा ऑप्शन है कंकड़ पत्थर। चौथा है लोहांश एवं दोमट। तो जो मृदा के जो प्रमुख माने जाते हैं वो जीवाश्म एवं खनिज लवण माने जाते हैं, यानी बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? याद रखना, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस किले में हुआ था? तो ये हुआ था तारागढ़ के किले में। कौन से किले में हुआ था? तारागढ़ दुर्ग अजमेर के किले के अंदर हुआ था। किस दुर्ग को यूनेस्को ने दुर्ग विरासत के अंदर घोषित नहीं किया गया? तो इसके अंदर मांडलगढ़ का जो दुर्ग है, भीलवाड़ा जो आ जाएगा, इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा भीलवाड़ा के अंदर किस दुर्ग को यूनेस्को विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया गया? तो मांडलगढ़ आ जाएगा। अगला देखिए, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पे? तो सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में उनकी प्रमुख पीठ है। तो आपसे पूछा जाए कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां है? तो सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में। अगला प्रश्न है अपना, देलवाड़ा मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या है 2, 4, 3 और 5। तो जो देलवाड़ा का मंदिर परिसर है वहां मंदिरों की कुल संख्या है 5। सातू गांव जालोर में किस देव देवताओं का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सदी को नवमी को मेला लगता है, यानी भादवी जो सदी होती है उसका नवमी को मेला लगता है? तो यहाँ आ जाएगा वीर फत्ताजी महाराज का सातू गांव जालोर के अंदर मेला लगता है। अगला देखिए, 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहां स्थित है? तो 33 करोड़ जो देवी देवता है उनकी गद्दी है वो मंडोर में। 33 करोड़ जो देवी देवता है उनकी मंडोर के जोधपुर के अंदर है, तो ये मंडोर आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला 13वां प्रश्न देखिए, दादूपंथी संत है दरियाओ जी, अग्रदास जी, ठाकुरदास जी और रज्जब जी। तो रज्जब जी हो जाएगा, क्योंकि देखो दादू दयाल अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। लोभी नामक व्यक्ति को ये सांबर नामक स्थान पर मिले थे। फिर उसके बाद आमेर गए, आमेर के बाद नारायणा जयपुर में इन्होंने अंतिम उपदेश भी वहीं दिया और अधिक समय भी वहीं गुजारा। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं तो इनका जो प्रमुख शिष्य में रज्जब जी थे, जो पूरे आजीवन दूल्हे के बेस में रहे थे, और उन रज्जब जी ही उसके बाद में वो बनाए गए थे, तो उत्तराधिकारी बनाए गए थे, यानी रज्जब जी इसका आंसर आ जाएगा। दादूपंथी संत इनमें से रज्जब जी है। जीर्ण माता कौन से राजपंत वंश की कुलदेवी है? तो जो सीकर के चौहान, रेवासा सीकर में जीर्ण माता का मंदिर है जहां वर्ष में 2 बार मेला लगता है, और जो चौहान वंश की यानी जो सीकर के जो चौहान है उनकी कुलदेवी कहा जाता है जीर्ण माता को। मेवाड़ के महाराजा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के राज प्रमुख बनाए गए थे? तो ये वाला जो प्रश्न है इसका आंसर माना गया है 1948 के अंदर बनाए गए थे। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बनाए थे? 1948 में बनाए गए थे। कुएं और नलकूप से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? तो कुएं और नलकूप से जो सिंचाई की जाती है तो उनमें सबसे जो प्रमुख जिला है उसके अंदर जयपुर आ जाएगा।
तो जयपुर सबसे प्रमुख जिला है। अगला देखिए माही परियोजना, अगला प्रश्न है अपना, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? कोटा है, बूंदी है, बांसवाड़ा है, झालावाड़ है। तो माही नदी जो आपने देखा खादू गांव, बांसवाड़ा, मेहत झील, अमरूरी की पहाड़ियां, मऊ मध्य प्रदेश से नदी निकलती है जो राजस्थान में दक्षिणी राजस्थान के अंदर बहती है, तो ये बांसवाड़ा आ जाएगा। माही नदी परियोजना ये राजस्थान और एक गुजरात की समन्वित परियोजना है। अगला प्रश्न देखिए आप, काजरी CAZRI काजरी की स्थापना, काजरी का जो रिसर्च सेंटर है राजस्थान की जलवायु के कौन से खंड में? तो ये बाड़मेर और जोधपुर यानी फर्स्ट ए के अंदर आते हैं। अर्ध शुष्क पश्चिमी मैदानी ज्वाला जो क्षेत्र है, तो इसके अंदर फर्स्ट ए ऑप्शन में राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा CWG प्रकार की जलवायु दर्शाता है? तो इनमें से CWG प्रकार की जलवायु दर्शाता है वो भरतपुर जिला आ जाएगा, भरतपुर जिला दर्शाता है। अगला आ जाइए EAD, राजस्थान में पाई जाने वाली EAD जलवायु कहां पाई जाती है? तो बाड़मेर और जैसलमेर है, अलवर भरतपुर है, टोंक जयपुर है और कोटा बूंदी है। तो जो EAD प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती है। अगला देखिए, एक स्वस्थ सांड प्राकृतिक विधि द्वारा वर्ष भर में कितनी गायों को गर्भित कर सकता है? एक स्वस्थ सांड प्राकृतिक प्रजनन के द्वारा वर्ष भर में कितनी गायों को? तो प्राकृतिक विधि के द्वारा 70 से 80 गायों को वो गर्भित कर सकता है एक वर्ष के अंदर। अगला देखिए, गाय की वो कौन सी नस्ल है जिसमें हड्डियां बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है? तो गाय की जो मेवाती नस्ल है जिसमें हड्डियां बाहर से दिखाई देती है। अगला देखिए, बलूची व सिंधी किस नस्ल का संकरण है? तो बलूची व जो सिंधी है उसके संकरण से बीकानेरी नस्ल की उत्पत्ति हुई थी, तो इसके अंदर बीकानेरी नस्ल आंसर में राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, अरेबियन ऊंट का जूलॉजिक नाम बताइए अरेबियन का। तो अरेबियन का होता है कैमेलस ये ड्रोमेडेरियन, और जो एशियन ऊंट होता है वो कैमेलस बैक्टीरियन कहलाता है। तो इसके अंदर का जो ऑप्शन होगा वो कैमेलस ड्रोमेडेरियन राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किस पशु में किया गया था? तो सर्वप्रथम जो कृत्रिम गर्भाधान किया गया था वो कुतिया में किया गया था। पूरे विश्व में सबसे पहले जो कृत्रिम गर्भाधान किया गया था वो स्पालाना जेनी नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1780 ईस्वी में किया गया था। भारत में प्रथम बार कृत्रिम गर्भाधान पूछा जाता है तो 1939 ईस्वी में किया गया था। सफल कब किया गया था? तो P भट्टाचार्य के द्वारा सबसे पहले 1942 में किया गया था, और वाकई तीसरा वाला प्रथम बार बच्चा कब पैदा हुआ था बेस के? तो 1943 में इलाहाबाद डेयरी फार्म पर हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसके अंदर कुतिया आंसर राइट हो जाएगा। पशु चयन की सबसे सर्वोत्तम वो वैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो पशु के जो चयन की सबसे सर्वोत्तम वो वैज्ञानिक विधि है वो गुणांकन विधि है, और गुणांकन विधि में सबसे ज्यादा जो अंक दिए जाते हैं वो स्तन वाले भाग को दिए जाते हैं। भैंस की किस नस्ल के सींग दरांती आकार के होते हैं? तो भैंस की जो सूरती नस्ल होती है, सूरत बड़ोदरा, खेड़ बर्मा बड़ोदरा गुजरात, इस नस्ल में दरांती आकार के सींग होते हैं। दो भूरी रंग की धारियां होती है, गले के चारों ओर होती है, एक जबड़े के चारों ओर होती है, दो धारियां भी इसके अंदर पाई जाती है। तो इसके अंदर सूरती राइट हो जाएगा। गिर गाय का दुग्ध काल बताइए, गिर गाय का दूध उत्पादन। तो गिर गाय का 2000 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात, यानी एक ब्यात में ये 2000 से लेकर 2500 लीटर दूध उत्पादन करती है। उसके बाद 29वां देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? तो पशुओं में फैलने वाली जो एंथ्रेक्स बीमारी होती है उसमें पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, और ये बीमारी जो है जीवाणु के द्वारा होती है, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा होती है। इसको तिल्ली बुखार, स्प्लिनिक फीवर जो बोलते हैं अपन, उल शोर्टर डिजीज के नाम से, गिल्टी रोग, जहरी बुखार आदि नामों से भी जाना जाता है। भेड़ में पेट के कीड़े मारने हेतु कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? तो भेड़ में पेट के कीड़े मारने के लिए नीला तोता का प्रयोग किया जाता है, यानी कॉपर सल्फेट का। तो 30 में ए आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, गुमरो का संबंध किस पशु से है? तो गुमरो का जो संबंध है वो गुमरो का मुर्गी से, ये बीमारी जो मुर्गियों में पाई जाती है, तो याद रखना है गुमरो का संबंध मुर्गी से है। वो औषधियां जिसका प्रयोग चारे की शुद्धता में किया जाता है, तो नीला तोता के 2% जो गोल होता है उसका चारे की शुद्धता में प्रयोग करते हैं। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1977 से 1978 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का कार्यालय स्थित है, तो इसका जो कार्यालय वो जयपुर जिले में स्थित है।
प्रजनन के काम आने वाले सांड को प्रतिदिन कितना दाना देना चाहिए? जो नॉर्मल सांड होता है उसे 1 किलो दाना देते हैं, प्रतिदिन कितना दाना देते हैं? 1 किलो। लेकिन जो प्रजनन के काम आ रहा है, नॉर्मल जो सांड था उसे 1 किलो दिया, और जो प्रजनन के काम आ रहा है उसको आप 1 से 2 किलोग्राम दाना दोगे। उसके बाद आगे आ जाइए, आगे वाला प्रश्न अपना है, चारे की गुणवत्ता बढ़ाने में यूरिया का कितना प्रतिशत घोल काम में लिया जाता है? तो चारे की शुद्धता बढ़ाने के लिए, चारे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यूरिया का 1%। अब देखो ये हर बच्चे को कंफ्यूज करता है, बच्चा भी कंफ्यूज रहता है कि भाई सर इसमें ऐसा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो देखो अगर आपसे पूछा जाता है कि ये देखो ये ऑप्शन, इसके अंदर ऑप्शन बिल्कुल मैंने जो प्रश्न दिया है थोड़ा क्लियर नहीं है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं आपके सामने। चारे की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यूरिया का कितना प्रतिशत घोल काम में लिया जाता है? तो देखो अगर आपसे ऐसा प्रश्न आता है तो आपको 4% ऑप्शन में आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि चारे की शुद्धता के लिए यूरिया का कितने प्रतिशत छिड़काव किया जाता है, तो 1%। छिड़काव के रूप में 1%, और अगर आप उसे उपचारित कर रहे हो तो 4%। तो थोड़ा सा ये प्रश्न आपका वो है नहीं, मतलब ये पूरी तरीके से सही दिया नहीं गया है, थोड़ा कंफ्यूज वाला है। तो इसके अंदर जो अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर ये बात करें तो इसमें 4 भी राइट है, 1 भी राइट है, क्योंकि ये प्रश्न सही दिया नहीं गया है। अगर मैं इसमें देता आपको चारे को उपचारित के लिए कितना घोल काम में लेना है तो 4% आता। अगर मैं आपसे पूछता चारे को कितने प्रतिशत छिड़काव किया जाता है यूरिया का, तो 1% किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अंदर दोनों ही राइट है, 1 वाला भी राइट है और 4 वाला भी राइट है। राजस्थान पशुधन विकल्प, पशुधन जो विकास बोर्ड है उसका कार्यालय कहां है? तो राजस्थान में पशुधन विकास बोर्ड का कार्यालय जयपुर के अंदर ही है। और अगर ऊन विकास बोर्ड की बात करते हैं तो ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है। राजस्थान पशु पोषाहार की स्थापना कब हुई? 1991 में हुई। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई? यह 1975 में हुई। भैंस की किस नस्ल के सिर पर सफेद टीका होता है? तो भैंस की जो नीली रावी भैंस होती है उसमें सिर पर सफेद टीका होता है, घुटने के नीचे के चारों पैर सफेद होते हैं, वो चीजें उसमें देखी गई है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष में विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? तो देखो होली और महाशिवरात्रि लास्ट वाले में आते हैं फाल्गुन में। पी के 13 यानी फाल्गुन कृष्ण 13 को तो महाशिवरात्रि आती है, और फाल्गुन माह के लास्ट अंतिम दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। याद रखना, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को होली का त्योहार, फिर अगले दिन अपन चैत्र में आ जाते हैं तो उस दिन दुल्हन नहीं बनाते हैं, फिर भैया दूज आ जाती है, भाई दूज 2 बार आती है। एक तो आती है कार्तिक के माह में, जिस दिन दीपावली के गोवर्धन पूजन के अगले दिन। गोवर्धन पूजन जब आया था? कार्तिक शुक्ल एकम को आया था। जब महाशिवरात्रि को यानी कि कार्तिक अमावस्या को जैसे दिवाली खत्म हुई थी, तो कार्तिक शुक्ल एकम को गोवर्धन पूजन आता है। गोवर्धन पूजन के दिन ही श्रीनाथ जी के मंदिर में यानी नाथ द्वारा के अंदर तो वहां अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे अंतिम जो आ जाएगा वो होली आ जाएगा। और होली के लगभग आप देखो इसमें आता है कि होली के कितने दिन के बाद वो मनाया जाता है, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। तो वो भी एक प्रश्न था जो एग्जाम में पूछे जाता है। अगला देखिए, निम्न में से किन 2 जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? तो करौली और बांसवाड़ा इसके अंदर राइट हो जाएगा। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल लगभग 4000 से लेकर 5000 वर्ग किलोमीटर के मध्य में है। उसके बाद अगला देखिए, 44वें नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 44वां देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बूंदी DAW जलवायु वाला, बाड़मेर जैसलमेर EAD जलवायु, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ DAW। तो श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जो आते हैं वो DBW में आते हैं, DAW में नहीं आते, वो DBW में आते हैं। तो इसके अंदर तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। तिल चौथ मनाई जाती है, तो तिल चौथ मनाई जाती है। माघ का जो महीना होता है उसमें कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ मनाई जाती है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न थे जो अपन ने बात करी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ का त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, 46 नंबर का प्रश्न है, वो देखिए आप। 46 नंबर का प्रश्न है, उगाने के लिए गन्ने का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गन्ने के शीर्ष का भाग का चयन करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ग्लूकोज। ऊपर वाले भाग का प्रयोग करोगे तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, ग्लूकोज आ जाएगा। कपास की फसल में पहली सिंचाई देर से बुआई के 40 से 45 दिन बाद से करने पर श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि ये अपना प्रश्न आ चुका है। ये 47 नंबर का जो प्रश्न था तो इसका उत्तर माना गया है, पहला ऑप्शन था सिम्पोडियल शाखाओं को बढ़ावा देना। दूसरा जो आपके सामने ऑप्शन है अर्धी वनस्पति वृद्धि को रोकना। तीसरा है पुष्पन अवस्था को जल्दी बढ़ावा देती है।
चौथा है मोनोपोडियल, शाखाओं को बढ़ावा देती है, तो इसके अंदर पहला वाला ही राइट हो जाएगा। सिम्पोडियल, शाखाओं को बढ़ावा देना, पहला वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, गन्ना रोपाई की नाली विधि का भारत के किस क्षेत्र में प्रचलन है? तो तटीय वाला जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा प्रचलन है, तो तटीय क्षेत्र आ जाएगा। स्टीव वेन्स स्कीम का संबंध किससे? तो मौसम विज्ञान आ जाएगा, इसका संबंध मौसम विज्ञान से। एक एकड़ धान के खेत में कितने किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट की आवश्यकता होगी यदि फास्फोरस की दर, यह आपको निकालना आना चाहिए, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर रखना हो तो सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा 16% हो तो कितना आएगा? तो इसके अंदर जो उत्तर माना गया है वो माना गया है 150 किग्रा, तो यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 51 में देखिए, एजोला के सक्रिय उपभोग में कौन सा संकुचित होता है? तो इसके अंदर डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहला, पानी की कम उपलब्धता, ग्रीष्म ऋतु के दौरान रहने की दर कम होना, ढुलाई की समस्या, चौथा हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला देखिए, दो मुख्य फसल ऋतुओं के मध्य एक कम समय में तैयार होने वाली फसल कहलाती है। तो देखो कई सारे बच्चे अलग अलग मान रहे थे, लेकिन जो इसका कम समय में तैयार होने वाली जो आएगी तो इसके अंदर फाइनल आंसर केच क्रॉप माना जाएगा। और दो मिश्रित वाला तो हो जाएगा, तो अंतः फसल तो हो नहीं सकता, लेकिन कम समय में पालने वाली, उसके अंदर कम समय वाली लिख रखी है तो उसका केच क्रॉप होगा। सीड कॉटन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो 53वां नंबर का प्रश्न है, तो इसमें आ जाएगा कपास का बीज व रेशा। जल शरण की अवस्था को किसान की मृत्यु भी कहा जाता है, तो इसमें परत वाला आ जाएगा, परत बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, यदि बीज का भार 50 किग्रा एवं भूसे का भार 120 किग्रा है तो कटाई का सूचकांक कितना होगा? तो इसके अंदर जो कटाई का सूचकांक होगा वो 40% हो जाएगा। यदि मृदा का स्थूल घनत्व 1.4 ग्राम सेंटीमीटर वो वास्तविक घनत्व 2.1 ग्राम हो तो प्रतिशत रंध्रावकाश ज्ञात कीजिए, तो इसके अंदर आ जाएगा 33% रंध्रावकाश आ जाएगा। पीएच बढ़ने के साथ साथ किस सूक्ष्म पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ती है? तो इसके अंदर आ जाएगा मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम इसका आंसर राइट हो जाएगा। तंबाकू में, अगला प्रश्न है अपने सामने, तंबाकू में शीर्ष कलिकाएं जो होती है, शीर्ष कलिका के हटाने वो डिसकरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पौधे की ऊंचाई कम करना, शाखाएं बढ़ाना, पोषक तत्व व ऊर्जा का फ्लो हेड से पत्तियों की तरफ बढ़ाना, और लास्ट वाला अपना पौधों को गिरने से बचाना। तो इसके अंदर आ जाएगा पोषक तत्व व ऊर्जा का फ्लो हेड से पत्तियों की तरफ बढ़ाने हेतु किया जाता है। हरी खाद में मृदा के लिए ढेंचे की प्रति हेक्टर बीज दर कितनी रखी जाती है? तो हरी खाद के लिए जो ढेंचे की बीज दर होती है वो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर रखी जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न आ जाइए, मृदा उर्वरता को अच्छी तरह बनाए रखने के लिए किस फसल चक्र को अपनाना चाहिए? तो इसके अंदर जो फसल चक्र अपनाना चाहिए वो अपनाना चाहिए सोयाबीन, गेहूं व मूंग का जो फसल चक्र है वो सबसे ज्यादा अपनाया जाता है, तो इसके अंदर ये वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए आप, सोयाबीन वाला, सोयाबीन गेहूं मूंग वाला आ जाएगा। उसके बाद पहले इधर वाला प्रश्न रह गए थे अपने, ये एक प्रश्न रह गया था, उसके बाद बीज दरवा के बाद सर्दियों में मृदा का पीएच होता है तो बढ़ता है, सर्दियों में मृदा का पीएच क्या होता है? बढ़ता है। तिल किस कुल से संबंधित है? तो तिल पेडालिएसी परिवार से संबंधित है। एकमात्र लाभदायी पोषक तत्व जो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है, तो इसके अंदर कोबाल्ट आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला, मूंगफली में जो पीलिया रोग है तो इसके लिए आयरन हो जाएगा। मूंगफली में पीलिया रोग के लिए कौन हो जाएगा? आयरन। मूंगफली में पीलिया रोग किसकी कमी से दूर किया जा सकता है? तो आयरन आप कर सकते हो छिड़काव, जिसके अंदर आयरन आप दोगे तो अपने आप सही हो जाएगा। कौन सा जीन लेगुमिनेसी परिवार की गांठों में उपस्थित राइजोबियम के प्लास्टिड पर पाया जाता है? तो इनमें से जो निम्फ होता है वो प्लास्टिड पर पाया जाता है। उसके बाद अगला देखिए, अगला देखिए, मृदा उर्वरता को अच्छी तरह बनाए रखने के लिए किस फसल चक्र को अपनाना चाहिए? तो इसके अंदर अपनाना चाहिए सोयाबीन, गेहूं और मूंग वाला जो फसल चक्र है वो अपनाया जाता है। जल्दी पकने वाली पत्ता गोभी की फसल कितने दिन में बनकर तैयार हो जाती है? कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है? तो जल्दी पकने वाली जो पत्ता गोभी होती है वो लगभग 60 से 70 दिन में बनकर तैयार हो जाती है। प्राइड ऑफ इंडिया किसकी किस्म है? तो प्राइड ऑफ जो इंडिया किस्म है वो पत्ता गोभी की किस्म है, प्राइड ऑफ इंडिया। अवले का अंतिम पकाव बिंदु का तापमान होता है तो
5.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नींबू वर्गीय वृक्षों में फल जड़न समस्या को रोकने के लिए किस पादप वृद्धि नियंत्रक का छिड़काव करते हैं? तो इसके अंदर आ जाएगा 2,4-D का छिड़काव करते हैं। अगली बात, ये अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। फलों से भरे हुए डिब्बे को संसाधित करने हेतु उपयुक्त तापमान कितना रखा जाता है? तो फलों के लिए रखा जाता है 100 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, और सब्जियों के लिए रखा जाता है 115 से 121 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। प्याज में तीखापन का कारण क्या होगा? तो प्याज में होता है APD, एलाइल प्रोपाइड डाइसल्फाइड हो जाएगा। तो यानी कि एलाइल प्रोपाइड डाइसल्फाइड, यानी सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखिए 72वां, ब्लास्ट हुआ किस फल का प्रकार है? तो ब्लास्ट हुआ जो है वो इनमें से अनार का फल प्रकार है। फल और सब्जियों के खराब होने का कारण क्या है? तो शुष्कन, वो सूखना, एंजाइम और रासायनिक क्रियाविधि, सूक्ष्म जीव और उपरोक्त सभी। कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि नहीं सर सूक्ष्म जीवी राइट होगा, लेकिन इसका फाइनल जो उत्तर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि सूखने से भी सब्जियां खराब हो जाती है। वो आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि क्रिया नहीं पूछ रहा है कि आपको उसको संरक्षित करने की क्रिया बताइए, तो सूखना है प्राकृतिक, ऐसे नहीं पूछ रहा। वो आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि सब्जियां खराब किससे होती है? तो खराब होने के लिए शुष्कन और सूखना, एंजाइम और रासायनिक क्रियाविधि से भी खराब हो जाती है, और सूक्ष्म जीवों के कारण भी खराब हो जाती है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड आंसर माना गया है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न 75 नंबर का जो प्रश्न होगा वो देखिए। आंवले का बगीचा लगाते समय पंक्ति से पंक्ति व पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं, तो 8 × 8 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। हवाली, खद्राबी व मेडजूल किसकी महत्वपूर्ण किस्में? तो ये खजूर की। हवाली, खद्राबी, मेडजूल ये सारी खजूर की। जब कलम बंधन में सांकुर वाले के रूप में टहनी जिसमें कलिकाएं ना हो, इसका फाइनल आंसर माना गया है ग्राफ्टिंग। इसका फाइनल जो आंसर माना गया है वो ग्राफ्टिंग माना गया है। ठीक है ना, अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से ग्राफ्टिंग माना गया है। फिर भी आप देख लेना, अगर आपको किसी भी उत्तर में कोई भी समस्या हो तो आप अपने जो YouTube चैनल है जहां से आप इस वीडियो को देख रहे होंगे वहां आप कमेंट कर सकते हो। निम्न में से किस पादप में केवल बीज द्वारा प्रवर्धन होता है? तो देखो फालसा, पपीता, नींबू और AOB दोनों, तो इन दोनों में बीज के द्वारा होता है, तो फालसा, पपीता यानी AOB दोनों ऑप्शन में आ जाएगा। टी कलिकायन के दौरान मूल वृंत में कितना लंबा चीरा लगाया जाता है? तो 2 से 3 सेंटीमीटर का चीरा लगाया जाता है, तो इसके अंदर 2 से 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। खजूर में प्रवर्धन की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो खजूर में जो प्रवर्धन होता है वो ऑफ शूट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगला देखिए, अगला वाला प्रश्न है, स्टूलिंग विधि से प्रवर्धन किया जाता है, तो स्टूलिंग से जो प्रवर्धन किया जाता है वो अमरूद में किया जाता है, सीडियम गवाजावा में। रोपण विधि में सौंफ की बीज दर कितनी लेते हैं? तो रोपण विधि जो विधि होती है उसमें सौंफ की बीज दर लेते हैं अपन 3 से 4 किलो। शुष्क एवं अर्ध शुष्क जो जलवायु है उसके फलों का समूह कौन सा होगा? तो देखो इसके अंदर आंवला हो जाएगा, बेर हो जाएगा, बेल हो जाएगा, अनार हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, कस्तूरी मेथी की उपज कितनी होगी? तो जो कस्तूरी मेथी होती है उसकी उपज होती है 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टर। फल उत्पादन आदेश कब हुआ था? तो फल उत्पादन जो आदेश है 1955 में हुआ। अगली बात आती है, अब हिंदी के प्रश्न आ चुके हैं, तो हिंदी के प्रश्नों में देखना, कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कान में तेल डालने जो मुहावरा है उसका अर्थ होगा वो देखिए, बेरा होना है, न बोलना है, किसी की कुछ भी न सुनना, न मानना। कान में तेल डालना होता है वो किसी की भी नहीं सुन रहा, यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से किस शब्दों में ईन प्रत्यय नहीं है? तो देखो कई प्रकार, प्राचीन है, समीचीन है, कुलीन है, विलीन है, तो इसका जो फाइनल आंसर जो माना गया है वो विलीन, इसका फाइनल आंसर होगा विलीन। याद रखना, विलीन के अंदर ईन प्रत्यय नहीं है, तो विलीन आंसर इसका माना गया है डी वाला। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पूजने वाले जो शब्द है उसमें अनीय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अनीय। याद रखना है, पूजने जो शब्द है उसमें कौन सा है? अनीय प्रत्यय। उसके बाद आप अगला देखें, 89 नंबर का प्रश्न आपके सामने ये आ चुका है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला उसको क्या कहेंगे? तो उसके अंदर डी आ जाएगा, ये वाला डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है, तो अच्छाई और बुराई की जो पहचान होती है उसका गुण जो कहलाता है वो विवेक कहलाता है। अगला देखिए, इनमें से कृत्य
प्रत्येक किस शब्द में है, तो इनके अंदर जो समझाइश आएगा, इसके अंदर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, 91 अंदर समझाइश राइट हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? बेहरम है, बिकाऊ है, लाजवाब है और अकथनीय है। तो इनमें से किस में जुड़े हुए हैं? तो अकथनीय वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद 93 वाला देखिए, ये अपना 93 वाला, 93 आपको दिख रहा होगा, कार प्रत्यय से निर्मित। देखो 93 वाला जो अपना प्रश्न है, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो कार प्रत्यय से क्या निर्मित नहीं है, तो वो अपन को दिखा रहे हैं। ये देखो, कार नृत्य से जो है कलाकार है, कुंभकार है और तक्षकार है। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, बेकार है, कलाकार है, कुंभकार है और तक्षकार है, तो इसके अंदर आ जाएगा बेकार। आकाश का पर्यायवाचक शब्द नहीं है, अंबर, गगन, पावक और आसमान, तो इसमें आ जाएगा पावक नहीं है। अंबर भी है, गगन भी है, आसमान भी है, पावक नहीं है। अगला, कृषक का पर्यायवाचक शब्द क्या है? तो कृषक का जो पर्यायवाचक शब्द है वो किसान है। कृषक का कौन सा है? किसान है। अगला देखिए 96, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें से जो अशुद्ध शब्द है वो रचयिता है। रचयिता शुद्ध शब्द नहीं है, ये अशुद्ध शब्द है। उसके बाद अगला देखिए 97, नाविक शब्द में, नाविक में संधि है, वृद्धि है, अयादि है, गुणे और यणे, तो इसके अंदर अयादि संधि, नाविक में कौन सी संधि आ जाएगी? अयादि। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? इत्यादि, यण संधि। इत्यादि के अंदर यण संधि वाला ऑप्शन है अपने पास पहला। दूसरा जो ऑप्शन है अपना वो है ये रहा, पवन, व्यंजन संधि है, महो शब्द वाला वृद्धि है, संधि है, और वधुत्सव वाला दीर्घ संधि है। तो इसके अंदर जो पवन वाला है वो पवन वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये संधि सही नहीं है। उसके बाद अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नायक में पावक, नायक और पावक अयादि संधि है, विरोचित और महश्री गुण संधि है, तो इसमें ये अनिवित वाला आ जाएगा, इसके अंदर वृद्धि संधि, ये वाला सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 100, जो लास्ट प्रश्न है अपना, जिसको वश में करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, दुस्तर, ध्रुव, दुर्दार्थ और दुर्वर, तो इसके अंदर ये सी वाला जो होगा ये राइट हो जाएगा। तो ये अपना लास्ट जो टेस्ट सीरीज का पेपर था। आपको इस पेपर के अंदर किसी भी ऑप्शन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप YouTube चैनल पे जो अपना कमेंट बॉक्स है वहां पे आप कमेंट कर सकते हो, उसका उत्तर देख लिया जाएगा और फाइनल उत्तर आपको किसी भी माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। देखो गलत चीज माना, कोई सा भी प्रश्न का मैं उत्तर क्या बता रहा हूं, अगर आपको लगता है कि सर मेरे को इसमें डाउट है तो आप पूछिए, क्योंकि गलत उत्तर याद करना सबसे गलत काम है। आपको गलत उत्तर याद करना ही नहीं, अगर आपको नहीं आता है तो आप प्रश्न छोड़ दो। लेकिन जब आप इन टेस्ट सीरीज के 2 मॉडल पेपर पहले अपलोड कर दिए गए ये, और पशुपालन के हर दिन लगभग 2 से 3 मॉडल पेपर 20-20 प्रश्नों के अपलोड किए जाते हैं। जब आप इन मॉडल पेपर को पढ़ोगे तो आपको कई सारा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको प्रश्न सोल्व करना आएगा, टॉपिक में से क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं उनके बारे में पता लगेगा।